तू पहाड़ पर चलती है हौसले लिए पहाड़ी, तू पहाड़ पर चलती है हौसले लिए पहाड़ी, रुकती ना कभी थकती ना कभी, तू है पहाड़ की नारी। एक एक हुनर तेरा समझो, एक एक हुनर तेरा समझो, सौ सौ पुरुषों पर भारी, रुकती ना कभी थकती न कभी, तू है पहाड़ की नारी। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम महिला शक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। दर्शकों, जिन कविता की पंक्तियों से हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी, आपको बता दें हमारे महिला शक्ति कार्यक्रम की मेहमान द्वारा रची हुई ये कविता है। आपको हम छोटा सा परिचय हमारी मेहमान के बारे में देते हैं। आप 4 विषयों में स्नातकोत्तर और दर्शन और योग में नेट उत्तीर्ण हैं। आप अखिल भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं और ऐसे दर्जनों अवार्ड आपके नाम हैं। आप प्रतिभा की धनी है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आप बेहतरीन लेखिका, बेहतरीन कवयित्री, निपुण वक्ता और बहुत ही अच्छी इंसान है। जी हाँ दर्शकों, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं महिला शक्ति कार्यक्रम के दौरान एक ऐसी महिला की, तो हम आपको इतना भी बता दें कि जो हमारी आज खास मेहमान है, अगर हम कहें कि वो नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ दर्शकों, हमारे साथ कार्यक्रम में, महिला शक्ति कार्यक्रम में मौजूद है शैलपुत्री डॉक्टर कविता भट्ट जी। डॉक्टर कविता भट्ट, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद आपको और इस सुंदर कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपका हार्दिक आभार। हिना जी, आपको नमस्ते और हमारे सारे दर्शकों को मेरा हृदय तल से प्रणाम। कविता जी, आपका जो हम प्रोफाइल देखते हैं, आपका जो हम संघर्ष देखते हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हम देखते हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले दर्शक जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। मैं अपना जब प्रारंभ मानती हूँ, क्योंकि भारत माता ग्रामवासिनी ऐसी उक्ति है और ये उक्ति हम सभी के जीवन को चरितार्थ करती है। मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और टिहरी गढ़वाल का एक गांव है छोटा सा पौसाड़ा, वो मेरी जन्मभूमि है और वहीं से मैंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रारंभ किया। और चूँकि मेरे पिता श्री BL रतूड़ी अध्यापक रहे हैं, उसके बाद वे प्रधानाचार्य बने, माताजी मेरी गृहिणी रही हैं, लेकिन कुछ समय उन्होंने राजनीति को भी दिया। और ऐसे अपने जीवन का संघर्ष प्रारंभ हुआ गांव से ही। उसके बाद कुछ समय तक मैंने पुरानी टिहरी, जो कि अब डूब चुका है, वहाँ पर भी अध्ययन किया और तदनंतर हम फिर से गाँव की ओर लौटे और वहाँ पर मैंने अपना अध्ययन आगे बढ़ाया। चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही इंटरमीडिएट तक, लेकिन उसके बाद फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि मुझे अपना संघर्ष करके ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना था। और मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अब जहां तक मैं हूँ, आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से और शुभकामनाओं से, लेकिन उस समय वो बहुत टफ लगता था। मैंने अपने जीवन को 500 रुपये की नौकरी से शुरू किया था और अपने अध्ययन के लिए अपनी फ़ी जुटा करके तमाम जो ग्रामीण परिवेश के काम होते हैं, चाहे वे पशुपालन के काम हो, खेती के काम हो, या जो पहाड़ की महिला को प्रतिनिधित्व करते हुए जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, वो सारे काम करते हुए मैंने अपनी अध्ययन को किया, आगे बढ़ाया। और फिर बाद में मैं दर्शन शास्त्र और योग की ओर मुड़ गई, क्योंकि मैं प्रारंभ में मुझे लगता था कि ठीक है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है या फिर एक अच्छी लॉयर बनना है। लेकिन स्थितियां नहीं रही, आर्थिक स्थितियां कमज़ोर हो गई और फिर कुछ समय ऐसे भी आए जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, क्योंकि वो समय ऐसा था जब हम जेंडर बायस के भी दौर से गुजर रहे थे। तो वो जेंडर बायसेस भी बहुत झेले हैं और मैं अपने घर में सबसे बड़ी, अपने 5 भाई बहन हैं हम लोग, और मेरी माता श्रीमती शकुंतला रतूड़ी, उन्होंने हमेशा संघर्ष करना सिखाया। और बस फिर छोटी उम्र में ब्याह हो गया, फिर उसी में अपना स्ट्रगल करके आगे निकलते रहे। आप उस दौर में आप साइंस की स्टूडेंट रही हैं, जो साइंस उस समय माना जाता था कि लड़कियां जल्दी से साइंस नहीं ऑप्ट करती थी। तो ये कैसे हुआ, आपका इंटरेस्ट साइंस की तरफ कैसे? चूँकि मेरे पिता हिंदी और संस्कृत के अध्यापक थे, तो वो पहले से हमारे रक्त में था। 5वीं 6वीं कक्षा से मैं कविताएं तो लिखती थी, तो मुझे लगता था ठीक है, साहित्यिक तो अपना टेस्ट है ही। 5वीं 6वीं क्लास से कविता लिखना आपने प्रारंभ किया? जी, और आलेख लिखती थी, मंचों पर जाती थी
ओके। इवन हम लोग उत्तराखंड आंदोलन और जितने भी महिला वाह। सशक्तिकरण को संदर्भित आंदोलन होते हैं उन सब जी, का भी जी। उसमें प्रतिभाग हम लोग करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और फिर साइंस से मैं शिफ्ट जी। करी तो उसके बाद दर्शन शास्त्र और योग में उसमें मैंने फिर ओके। पीएचडी किया। फिर उसी में मैंने एक जेआरएफ आईसीपीआर का होता है, हाँ जी। वो मुझे अवार्ड हुआ। फिर एक जनरल रिसर्च फेलोशिप होती है, वो नेशनल जी। लेवल का, वो हाँ अवार्ड जी। हुआ। हाँ फिर जी। एक यूजीसी का पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होता है, वो मुझे हाँ अवार्ड जी। हुआ। और हाँ ये जी। बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से, और जिसके लिए मैं बहुत हर्षित हुई थी उस समय, जी, क्योंकि बिल्कुल। वो उस वर्ष का एकमात्र जनरल रिसर्च जो पीडीएफ मुझे अवार्ड हुआ, जी, वो जी। पूरे देश में एक ही था। और हाँ एक जी। ही था जनरल को मिलना था, किसी महिला को, जो ओके। वो मुझे मिला था। तो वो मुझे उस दिन में बड़ी सुखद अनुभूति थी कि मैं एकदम ग्रामीण परिवेश से आई हुई जी, लड़की, बिल्कुल। जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, हाँ जी। अपने से जॉब करके अपना काम हाँ कर जी, रही हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो यात्रा थी वो सफल हुई। इसमें दो लोगों को मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ, एक मेरी गुरु प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी और एक मेरे पति श्री सुभाष भट्ट। इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बाकी आप सबका शुभकामनाएं बिल्कुल, और बिल्कुल। ईश्वर की कृपा। बिल्कुल, बिल्कुल। कविता जी, आपका उपनाम है शैलपुत्री, जी। है ना? नौ दुर्गाओं में माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री, जिनका जन्म पर्वत में हुआ, हिमालय में हुआ, हिमालय की पुत्री, ये उपनाम आपको मिला। इसके बारे में हमें आप बताएं। आपके साहित्य लेखन को लेकर, बहुत अच्छे काम को लेकर आपको इस नाम से सम्मानित किया गया। जी, जी। इसके बारे में बताएं। इसका भी एक अपना है। क्या हुआ था कि जब यहाँ पर आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा, उसके बाद एक अच्छा कवि सम्मेलन पटेल प्रतिनिधि सभा लखनऊ के द्वारा आयोजित किया गया हाँ था। जी। और चूंकि पूरा उत्तराखंड अवसाद के दौर से गुजर रहा था, बिल्कुल। तो मैं वहाँ पर जब गई तो उन्होंने मुझे कहा, पहाड़ से आई हैं, पहाड़ की बेटी हैं। और फिर पटेल प्रतिनिधि सभा ने ही मेरे साहित्यिक कार्यों को देखते हुए इस उपनाम से मुझे शैलपुत्री प्रतिष्ठित उपनाम किया से आपको था। प्रतिष्ठित तो किया। ये आप सबका स्नेह है कि वो उनका दिया हुआ नाम है, पटेल आप- प्रतिनिधि सभा लखनऊ। बिल्कुल। आप ये नाम आपके लिए ही बना है, शैलपुत्री, पहाड़ों की पुत्री, पहाड़ों की बेटी, जो पहाड़ से ही कई संघर्षों के बीच रहते हुए खुद को प्रूव कर पाई हैं कि कई बार संसाधनों की कमी होती है पहाड़ी परिक्षेत्र में, गांव के परिक्षेत्र में, लेकिन आपने उन सबको नकारा है और उस सबको आपने झूठा साबित किया। आपने कहा कि करने वाले कि अगर आपके हौसलों में उड़ान है तो आपको मंजिल ज़रूर मिलती है। जी, जी। कविता जी, 25 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और उनमें से कई पुस्तकें पुरस्कृत हैं और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। अपनी पुस्तकों के बारे में हमें कुछ बताएं। पुस्तक लेखन बहुत ही गहन कार्य है, बहुत समय इसमें लगता है, बहुत धैर्य की का भी इसमें हमें प्रमाण मिलता है। इसके बारे में हमें बताएं। जी। जब मैं शोध छात्रा थी तो उस दौरान मैंने जो काम किया वो षटकर्म पे था। और षटकर्म जो होता है वो योग का प्रारंभिक अंग है जी। और उसी समय कविताएं तो चूंकि लिख ही रही थी, हाँ तो जी। मेरा जो ये प्रारंभ हुआ प्रकाशन, हाँ जी। प्रकाशन के रूप में मैं प्रथम पुस्तक अपनी जो कविताओं की मानती हूँ वो तो आज ये मन है। हाँ जी। लेकिन साहित्यिक से हट करके हाँ जो शैक्षणिक पुस्तकें होती हैं, हाँ जी। शैक्षणिक पुस्तकों में पहली मेरी पुस्तक है घेरंड संहिता के ऊपर, उसमें षटकर्म पे है। तो दार्शनिक अध्ययन एक पूरा किया था। हाँ और जी। ये बहुत ही अच्छी बात थी कि ये 2010 के आसपास की बात है। हाँ जी। मैंने चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान हाँ जी। दिल्ली को हाँ जी। ऐसे एक समरी बना करके भेजा। और मुझे बिल्कुल भी ये लगता था कि पता नहीं, अब हम लोग तो सुदूर पहाड़ी राज्यों में हाँ जी। इतना हाँ सुविधाएं जी। नहीं होती हैं, पता नहीं, पहली है मेरी, तो मैंने भेजा। खैर उन लोगों ने लगभग 1 महीने बाद मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छी धनराशि मुझे प्रपोज की कि आपकी ये पुस्तक हम इस रूप में प्रकाशित करना करेंगे। चाहते हैं। तो ओके, मैं हाँ बहुत खुश हुई। मैंने कहा मेरी जो परिश्रम था हाँ जी, पूरा हाँ जी। इसमें रूपांतरित हुआ। तो ऐसे ये सफर प्रारंभ हुआ। हाँ जी। हाँ जी। आपको जो साहित्य अकादमी अवार्ड में से आपको सम्मानित किया गया, वो भी आपकी पुस्तक को लेकर हुआ है। उस पुस्तक के बारे में हमें बताएं। जी जी। उस पुस्तक का शीर्षक है भारतीय साहित्य में जीवन मूल्य। और चूंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय सभ्यता है, इसका जो मूल है पूरा ये दर्शन में है। हाँ जी। भारतीय दर्शन में हाँ है। जी। हम वेदों से प्रारंभ करके और जितने भी हमारे षट दर्शन है, उपनिषद है, गीता है, जितने भी हमारे ये सारे ग्रंथ हैं, हाँ जी। इनमें जो नैतिक मूल्य हैं, हाँ जी। नैतिक मूल्य की जिसके अनुसार हमारे समाज को चलना चाहिए, हाँ जी। उस पर ये काम था। हाँ जी। और उस पर मुझे पंडित रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार दिया गया। जी। उसमें मैंने पूरा बताया कि कैसे जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो हमारे लिए केवल कहने का विषय नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जी, बिल्कुल।
हमारे वेदों में कहा गया है बिल्कुल, सत्यम बिल्कुल। वद धर्मम चर। जी। तो ये सब बिल्कुल। कविता जी, आप दर्शन शास्त्र और योग की जी। आपने योग पे आपने बहुत शोध किया है, जी। उस पे आप नेट क्वालिफाइड हैं। आप दर्शन शास्त्र और योग को एक आम इंसान के जीवन में इससे कैसे कोरिलेट करती हैं, जी। कैसे देखती हैं? जब भी हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो मैं अक्सर कहती हूँ कि पर्सनालिटी इज़ नॉट व्यक्तित्व। पर्सनालिटी उसका अंग्रेजी शब्द है, व्यक्तित्व हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता का शब्द है। हाँ जी, और बिल्कुल। हमारे यहाँ व्यक्तित्व केवल ये बाहरी आवरण नहीं है। हाँ हमारे लिए व्यक्तित्व पंचकोश है। हमारे लिए व्यक्तित्व प्रकृति, पुरुष और हमारा पूरा नाड़ियों का स्पंदन है। हाँ और जी, जब भी हम हाँ ये जी। बातचीत करते हैं तो हम उसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक ये हाँ सभी पक्षों को लेकर के चलते हैं। हाँ जी। आयुर्वेद हो, योग हो और दर्शन की और जितनी विधाएं हैं, हाँ ये जी। सारी विधाएं इस पूरे व्यक्तित्व की बात करते हैं। हाँ जी। तो हम अपने व्यक्तित्व में वात, पित्त और कफ का संतुलन अनिवार्य मानते हैं, तभी हाँ हम जी, स्वस्थ हाँ रह जी, सकते हाँ हैं। जी। इवन जो WHO की परिभाषा है स्वास्थ्य की, हाँ जी। आप इसमें बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की ओर बढ़ चुके हैं। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। उसकी जो जड़ें हैं वो भारतीय दर्शन में हैं। जी। और हम जब स्वास्थ्य की परिभाषा देते हैं तो उसी त्रिगुण संतुलन की, त्रिदोष संतुलन की बात करते हैं, सत्व रजस तमस को हाँ जी। संतुलित करते हैं। हाँ और जी। ये सब हम योग के द्वारा कर सकते हैं बिल्कुल। जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि करते हैं। हाँ जी। या फिर उधर से हम हठ योग को उठाते हैं तो हम षटकर्म से प्रारंभ करते हैं। ये हाँ सब जी। हमारा व्यक्तित्व को पूरा संतुलित करता है, हमको संवर्धित करता है, संपोषित करता है, जी। हमारी आध्यात्मिक शांति को की दिशा में हमको ले जाता है। बिल्कुल। और आज का जो दौर है वो रोगों का दौर है, आदि व्याधि का दौर है। बिल्कुल। आदि और व्याधियों से मुक्ति पानी है तो इसके लिए हमें ये मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसका बिल्कुल हाँ जी। प्रत्यक्ष प्रमाण हाँ जी। कोविड-19 के दौरान हाँ जी, पूरा हाँ जी। विश्व उससे जब ग्रस्त था तो उन्होंने भारत की शरण ली। बिल्कुल, वैश्विक आयुर्वेद महामारी की के टाइम शरण पे ली, उन्होंने योग योग और की आयुर्वेद शरण ने ली। बहुत बड़ा जी। रोल अपना दिखाया है और इसकी पुष्टि भी हुई है। बिल्कुल। इससे काफी मरीजों को बहुत लाभ मिला बिल्कुल, है, बिल्कुल। कई तरीके से लाभ मिला है। तो इस हाँ जी। दृष्टि से ये हाँ पूरा जी। एक संपूर्ण विज्ञान है। हाँ जी, हाँ जी। आप उत्तराखंड की पहली महिला हैं जिनको दर्शन शास्त्र विषय में गुणवत्ता परक शोधों हेतु आपको फेलोशिप अवार्ड्स भी आपको मिले हैं। ये बहुत ही प्राउड, बहुत ही गर्वान्वित हमें महसूस होता है कि आप पहाड़ की बेटी हैं और वाकई में आप पहाड़ से में कम संसाधनों में रहकर, अक्सर आजकल ऐसा होता है कविता जी कि अगर हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में तो हमें लगता है अगर हम पहाड़ों में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो हमें शहरों की तरफ मूव करना होगा, है ना? हायर एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए शहरों की तरफ मूव करना पड़ेगा, महानगरों की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल। आप टिहरी में जन्मी पली बड़ी हैं, केदार घाटी की बेटी हैं आप। आपने वहीं पर रहकर आप देश प्रदेश ही नहीं अपितु आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाकर भी देश का प्रतिनिधित्व किया है अपने साहित्य और लेखन को लेकर, अपनी कविताओं को लेकर। इसके बारे में बताएं कविता जी, मतलब कैसे हो पाया ये मैनेज पहाड़ों में रहकर ही इतनी बड़े लेवल तक पहुंचना? जी जी। जब भी हम कहते हैं कि हमें अपनी आत्मशक्ति को प्रबल करना है, जितनी भी मेरी मातृशक्ति जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहती हैं, उनसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यदि आत्मशक्ति प्रबल है तो हम किसी भी परिस्थिति को पार करके और मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और ये केवल कहने का विषय नहीं है, ये उसमें एकाग्रता बहुत आवश्यक है। और महिलाएं जब भी आगे बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से अभी भी हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज कहलाता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हम अपना मार्ग स्वयं ही प्रशस्त कर सकते हैं। आर्थिक कठिनाइयाँ भी आती हैं और हम भी उतने ही किलोमीटर 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल चले हैं पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। तो वो लेकिन आपको सकारात्मक दिशा में सोचना है, उससे निराश नहीं होना है कि हम तो इतना संघर्ष कर रहे हैं, पता नहीं होगा क्या होगा, ये निराश नहीं होना है। उसमें मुझे कुछ मुक्तक मैं इसमें एक कुछ रखना चाहूँगी, जैसे एक मुक्तक है, सूखा खेत बरसती बदली हूँ मैं, आसुरी शक्तियों पर बिजली हूँ मैं, निकलने तो दीजिए मुझे इस नीड़ से, निकलने तो दीजिए मुझे इस नीड़ से, ये मत पूछना कि पगली हूँ मैं। फूल हूँ पाखुरी हूँ, फूल हूँ पाखुरी हूँ, तितली हूँ मैं, उमड़े तूफानों से निकली हूँ मैं, असीम अंबर पर लहराने तो दो, ये कभी मत कहना कि क्यों मछली हूँ मैं, गिरी हौसलों से संभली हूँ मैं, गिरी हौसलों से संभली हूँ मैं,
तभी तो यहाँ तक निकली हूँ मैं, गिरी हौसलों से संभली हूँ मैं, तभी तो यहाँ तक निकली हूँ मैं, और शिखर पर पताका फहराने तो दो, शिखर पर पताका फहराने तो दो, अभी तो बस घर से चली हूँ मैं, अभी तो बस घर से चली हूँ मैं। तो ये जो शब्द हैं कविता जी, ये कितनी मोटिवेटिंग ये आपकी कविता है, इतनी डीप, इतनी गहराई है इसमें, है ना। हमें लगता है हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खासतौर से जो महिला दर्शक हमारे कार्यक्रमों को देख रही होंगी, वो ज़रूर इससे काफ़ी इंस्पायर होंगी और कुछ सीख लेंगी। कविता जी, आप 5-6 साल की थी तभी से आप शायद कविता लिखने लगी हैं। जी। जैसे आपने बताया कि आपने अपने उत्साह को हमेशा अपना उत्साहवर्धन किया, आप सकारात्मक रही, बट कई बार ऐसा दौर आता है जीवन में, आप कितने भी फोकस्ड हो अपने लक्ष्य को लेकर, कई बार ऐसा आता है कि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि महिलाएं हार मान जाती लगता हैं। है कि अब और आजकल तो अवसाद की भी बात करें, अगर डिप्रेशन की बात करें, तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि डिप्रेशन में इंसान व्यक्ति चला जाता है। तो उससे खुद को कैसे निकाला जा सकता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए एक सकारात्मक रवैया सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, आंतरिक तौर पर कैसे विकसित करें, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में जो इस समय प्रासंगिक है जी, उसमें 2-3 जो प्रविधियां हैं उनको मैं बहुत आवश्यक मानती हूँ। इसमें ध्यान, जो कि हमारे योग का ही एक अभ्यास है। जब कभी हमें लगे कि हम अपने आप को दुर्बल अनुभव कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम कमज़ोर हो रहे हैं, तो हमको अपनी अंतरात्मा को जगाने के लिए, अपनी शक्ति को याद करने के लिए, क्योंकि जब भी हम पहाड़ी महिला की बात करते हैं तो हम देवी दुर्गा की बात करते हैं, और हम केवल बात ही नहीं करते, उन सिद्धांतों को जीवन में अपनाते हुए पहाड़ की महिला उनको चरितार्थ भी करती है। तो ध्यान एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जब भी ऐसा लगे कि हम बाहरी दुनिया के जो व्यवधान हैं वो हमको अवसाद की ओर धकेल रहे हैं, तो हम ध्यान कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ रचनात्मक कार्य, जैसे हम प्लांटेशन करते हैं। जैसे हमने सुना है कि आप भी इन रचनात्मक कार्यों में, क्रिएटिविटी में, अपनी हॉबीज में काफ़ी इन्वॉल्व रहती हैं अपने काम के अपार्ट। तो ये आप बता रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू करें, इसको ज़रूर बताएं, हमारे दर्शक ध्यान से सुने। हाँ जी। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा ध्यान में आता है कि अब तो हम लोग इस पद पर हैं, तो हमको ये सब कार्य छोड़ देने चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अभी भी अपनी बागवानी को ऐसे ही करती हैं? अच्छा। और मेरे घर में लगभग 42 प्रजातियों की चिड़ियाँ आती हैं, जिनके मैंने पूरे फीडर्स हम लोगों ने लगाए हैं। अपनी बागवानी में मैं निरंतर स्वयं कार्य करती हूँ, और जब भी मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रही हूँ तो मैं बागवानी की तरफ मुड़ जाती हूँ। ये एक पूरा विज्ञान है। जब हम पौधों के पास जाते हैं उनसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पहाड़ में बुनाई बहुत चलती हैं। हम सिलाई, बुनाई, ये सब काम ऐसा नहीं है कि इन पदों पर जाकर के महिलाओं को छोड़ देने चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, मैं आज भी अपने बुने हुए स्वेटर पहनती हूँ। तो ये सब कामों में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है, स्टेटस सिंबल नहीं है। रचनात्मकता सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है। बिल्कुल। दूसरी बात, मंत्र शक्ति। हाँ जी। जब भी हम कमजोर अनुभव करें तो जिस ध्यान शक्ति, उसके बाद मंत्र शक्ति। ये ध्यान और मंत्र साथ साथ चलते हैं जी। तो अगर कभी भी लगता है कि हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं तो मंत्र शक्ति का बड़ा प्रभाव होता है। इसका मैंने स्वयं साक्षात्कार किया है। तो ये बहुत जीवन में हमारे प्रभावकारी होता है। अच्छा, मंत्रों का उच्चारण करना, मतलब जैसे आप डेली के अपने कार्य कर रहे हैं, उस बीच आप मंत्रों का उच्चारण करते रहें तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती है। बिल्कुल। उसमें एक अजपा जब बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम कहते हैं सोहम। तो वो भी होता है, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए भी हम जप करते हैं। अच्छा, अपनी सांस को फोकस में रख के, अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करते हुए हम जप कर सकते, उसी समय भी कर सकते हैं। इसके लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, वो सामान्य जीवन में भी आप एक पारंगत गुरु से सीख करके और उसके बाद आप निरंतर कर सकते हैं। तो वो आपके मतलब बहुत अच्छा है, सबको करना चाहिए। जैसे अपना लक्ष्य है, अगर मैं बड़े लक्ष्य की बात ना करूँ तो एक महिला के लिए, गृहिणी के लिए ये भी लक्ष्य होता है कि उसका पति का जो काम है, जो काम के लिए बाहर जा रहा है, वो खुशी खुशी जाए, अच्छे से काम पे फोकस रखे। बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चे पढ़ाई में अव्वल आए, है ना। ये महिला का ये भी लक्ष्य होता है। एक गृहिणी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है, अपने घर को संभालना, उसके बाद बाहर का जीवन। तो आपने बताया कि फोकस रहने के लिए कई बार आप एक ही रूटीन में रहकर आप वाकई में बहुत अजीब सा आपका व्यवहार हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता, आपके मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। तो उसके लिए ध्यान और मंत्र शक्ति के बारे में आपने और बताया। उसके अलावा जो हम पेड़ पौधों के साथ रहते हैं, और पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ना, हाँ जी, चिड़ियाओं को देखना, हाँ जी, नदियों को देखना, झरनों को देखना। आज हम भूल चुके हैं ना,
हाँ, आजकल ये बाहरी बाहरी जितने इंटरनेट का दौर आ गया है जी, जी। है ना। इसमें भी कविता जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जो इंटरनेट का जो दौर आया है, आजकल मोबाइल गांव-गांव तक टावर्स पहुंच चुके हैं, अच्छे सिग्नल्स वहां पर आते हैं, इंटरनेट की जी। सुविधा सभी के पास बिल्कुल। लगभग होती है, तो उसका दुरुपयोग ना हो। महिलाएं भी उसका दुरुपयोग कर बैठती है, कई बार हम लोग भी कुछ गलत चीज़ों में चले जाते हैं मोबाइल के ज़रिए। तो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा, एकेडमिक आप जो पढ़ाई कराती हैं, आप प्रोफेसर हैं, उसके अलावा भी आप ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाती हैं, जी जी, है ना। तो आप बताएं हमारे दर्शकों को कि अगर वो आपसे जुड़ना चाहें, है ना, आपसे इंस्पायर होना चाहें, तो आपको कैसे ऑनलाइन माध्यम से आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि इस बीच मैंने कई ऐसे विद्यार्थी थे जो बहुत ही निर्धन तबके से आते हैं। हाँ जी। उनको लगता था हम नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। तो मैंने उनको सीधा कहा कि आप लोग डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, और मेरी 2 पुस्तकें इस पर हैं, यूजीसी नेट के लिए जो मैंने लिखी थी योग विषय के लिए। तो एक अंग्रेजी में है, एक हिंदी में है, और ऑल ओवर इंडिया वो पुस्तकें जाती हैं यूजीसी नेट के लिए। तो उन बच्चों को मैंने ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। तो उसमें मेरा अपना वेबसाइट है www.shailputri.in, ये भी www.shailputri.in, और इसमें मेरा मेल आईडी है mrs.kavita@gmail.com। हाँ जी। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, mrs.kavita@gmail.com। इस मेल पर मुझे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, और चूँकि मेरी पुस्तकों का जो भी एप्रिसिएशन नोट मिलता है, या जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, उसके माध्यम से मुझे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यूजीसी नेट हो या किसी भी प्रकार का सहायता हो, क्योंकि मैं विद्यार्थियों का निःशुल्क करती रहती हूँ। तो जी मुझे मैम का उपनाम जो मैम के नाम मैम को प्रदर्शित करता है, मैम की पर्सनालिटी को, shailputri.in के जरिए भी आप मैम से जुड़ सकते हैं। मैम, भारत मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा, संस्कृति विभाग द्वारा भी आपको अनेकों बार आपको आपकी साहित्य को लेकर, आपकी कविताओं को लेकर आपको आमंत्रित किया गया है। हमें इसके बारे में इस पर प्रकाश डालें। जी, इसमें कई बार तो मैं जो इंटरनेशनल साइंस लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल होता है, वो अनेक मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है। आजकल भी गुवाहाटी में चल रहा है। हाँ जी। तो उसमें कई बार वक्ता के रूप में आमंत्रित हुई हूँ, और जो भारत सरकार का हिंदी सचिवालय है उसमें, और अन्य देशों के द्वारा, जैसे मॉरिशस है, नेपाल है, इवन अभी कैलिफोर्निया, कनाडा, इन देशों में जो अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन इनमें मैं अपना करती रहती हूँ। व्याख्यानों के लिए भी आमंत्रित करते हैं, वक्तव्य के लिए, पैनल डिस्कशंस के लिए, इसके अलावा कविताओं के लिए, और इंटरनेशनल योग डे को लेकर के अनेक बार, जैसे अभी पिछले वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और इंडस्ट्री का हुआ था, तो उन लोगों के यहाँ भी कंटिन्यूअसली करते रहते हैं हम लोग। हाँ जी, बिल्कुल। कविता जी, हमने महिलाओं की बात करी, उनको कैसे अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ सकती हैं, इस पर हमारी बातचीत हुई। तो पहाड़ों को लेकर, पहाड़ों की नारी पर जिस कविता से हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी, आपने शब्दों को बहुत ही अच्छे से कविता रूपी माला में पिरोया है। तो हम चाहते हैं कि उस कविता का पठन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए करें तो बहुत सुखद अनुभूति होगी। पहाड़ों की नारी ये कविता काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, और इसकी कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करती हूँ कि लोहे का सिर और वज्र कमर, संघर्ष तेरा बलशाली, रुकती न कभी, थकती न कभी, तू है पहाड़ की नारी। तू पहाड़ पर चलती है हौसले लिए पहाड़ी, रुकती न कभी, थकती न कभी, तू है पहाड़ की नारी। चंडी सी चमकती चलती है, चंडी सी चमकती चलती है, जीवन संग्राम है जारी, रुकती न कभी, थकती न कभी, तू है पहाड़ की नारी। एक एक हुनर तेरा समझो, 100 पुरुषों पर भारी, रुकती न कभी, थकती न कभी, तू है पहाड़ की नारी। बुद्धि विवेक शारीरिक क्षमता, तू असीम बलशाली, रुकती न कभी, थकती न कभी, तू है पहाड़ की नारी। सैनिक की पत्नी, सैनिक की मैया, पत्नी बहन, मैं तुझ पर हूँ बलिहारी, रुकती न कभी, थकती न कभी, तू है पहाड़ की नारी। समर्पित करती
कविता तुमको शब्दों की ये फुलवारी समर्पित करती, कविता तुमको शब्दों की ये फुलवारी, रुकती न कभी थकती न कभी, तू है पहाड़ की नारी। वाह कविता जी, ये कविता वाकई मतलब ऐसी तो आपकी अनेकों कविताएं हैं जो हृदय में, आत्मा में आपके बस जाती है, बट ये कविता वाकई मुझे बहुत ही प्रिय लगी और हमारे कार्यक्रम के मकसद को, जो महिला सशक्तिकरण है, महिला शक्ति है, उसको दर्शाता है। कविता जी, विश्व स्तर पर भी आपने हाइकू का संपादन और अनुवाद अपनी मातृभाषा में किया है, जो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही अलग काम है। इसके बारे में हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अभी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी नई लागू हुई है, इसमें त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है। और त्रिभाषा सूत्र में ये है कि एक तो हम कहते हैं ना कि एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली, ये हम कहते हैं। तो एक तो हमको वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित होने के लिए अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। दूसरी जो हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, अभी हुई नहीं है, बट राजभाषा है हिंदी। और तीसरी जो हमारी मातृभाषा है, तो मातृभाषा हम लोगों की गढ़वाली है, किसी की कुमाऊनी है, किसी का गुजराती है, किसी का बंगाली है। उस दौर में ये था कि हाइकू जैसी विधा जो जापानीज विधा है, और इसमें वार्णिक विधा है, 5-7-5 का होता है, तो उस पर कोई भी ऐसा अनुवाद नहीं हुआ था। तो वो काम मैंने अपने हाथ में लिया, उसमें लगभग 44 रचनाकारों को सम्मिलित किया, और उसके बाद मैंने पूरा 5 देशों के लोगों के हाइकू का अनुवाद गढ़वाली में किया। ये अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक कार्य था क्योंकि इससे पहले हाइकू का गढ़वाली अनुवाद नहीं किया गया था, नहीं हुआ था। तो वो एक अच्छा काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही अहम आपकी कविताओं की अगर हम बात करें कि किस तरह से जो आपका टैलेंट होता है ना, वो छुपाए नहीं छुपता है ना। कई बार तो मंच मिल जाता है, कई बार महिलाओं को मंच नहीं मिलता है ना। और आप अब तो आप देश प्रदेश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान है आपके लेखन और आपकी कविताओं को लेकर। सुप्रसिद्ध मराठी कथक नृत्यांगना रही हैं उर्वी प्राजक्ता द्वारा भी आपकी कविता बेटी और गंगा है ना, इस पर नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रसिद्ध संगीतकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा प्रणीत संगीत पर फिल्माया गया। इसके बारे में आप बताइए, कैसे हुआ? ये बड़ा वास्तव में सुखद आश्चर्य था मेरे लिए, क्योंकि उर्वी प्राजक्ता सुकी जो हैं, उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया होगा कि मैं आपकी कविताओं पे करना चाहती हूँ। उन्होंने कविता कोश, जो भारतीय साहित्य का साहित्य कोश है, कविता कोश से कुछ कविताएं छांटनी चाहिए, तो बेटी और गंगा पर उन्हें हाइकू नहीं मिले। नहीं मिले, मेरे हाइकू उनको मिले। तो मिले तो वो पढ़ करके बड़ा प्रभावित हुई, उन्होंने मैसेज डाले। तो मैं मैसेंजर थोड़ा उस दौर में कम ही देखती हूँ क्योंकि टाइम कम रहता है। और मैंने काफ़ी दिन बाद देखा, लेकिन फिर उन्होंने उसको किया, उस पर नृत्य किया, कथक नृत्य। और ये कार्य भी पहली बार हुआ कि ये जो वैश्विक विधा है हाइकू और हिंदी में, और उस पर कथक नृत्यांगनाओं द्वारा नृत्य किया गया हो, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ। और वो अच्छा लगा देख करके कि बेटी और गंगा जैसे विषय पर, इन विषयों पर मशहूर कथक नृत्यांगना ने नृत्य प्रस्तुत किया आपकी कविताओं पर। कविता जी, समय की कमी है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। आपने महिला सशक्तिकरण विषय पर भी शोध किया है, उस पर भी आप डिप्लोमा आपने लिया है ना। आप काफ़ी क्वालिफाइड हैं इस विषय को लेकर भी। इस विषय को लेकर बताएं महिलाओं को कि कैसे महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे महिलाओं का मार्गदर्शन हो सके। और कुछ कविताएं अगर आप इससे रिलेटेड हमारी महिला दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करना चाहे तो बहुत अच्छा होगा। जी, बहुत अच्छा लगा, ये प्रश्न भी अच्छा है, प्रासंगिक है। सबसे पहली बात कि हमको आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना, क्योंकि यदि आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ नहीं, ये विशेष करके मैं अपनी मातृशक्ति के सामने ये बात रखना चाहूँगी, क्योंकि आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के बाद ही हम सामाजिक ताने बाने की बात कर सकते हैं। और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए हमारे को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। इवन अगर हम कम पढ़े लिखे भी हैं तो उसमें भी यदि हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो रचनाधर्मी काम हैं, उसमें स्वरोजगार की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। लेकिन बस यही है कि हम लोगों को बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ रचनात्मक करते रहना है। जो कुछ हम निरंतर घर में कर रहे हैं उसको हमें अर्थशास्त्र से जोड़ते हुए, आर्थिकी की सुनियोजित आर्थिकी जब होगी महिलाओं की, अपने आप ही सशक्त होंगी। शिक्षा होगी तो वो सुदृढ़ होंगी, सशक्त होंगी। मतलब शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और हाँ जी। आर्थिक जो उनका ताना बाना है, आर्थिक रीढ़ कहा जाता है ना, जी, जी, बिल्कुल, उत्तराखंड की बिल्कुल। महिला को रीढ़ कहा हाँ जाता है जी। यहाँ की आर्थिकी हाँ की। जी, तो हाँ जी। हम अपना जो धन है उसको जी। इस तरीके से मैनेज करें। एक अच्छी हाँ जी। मैनेजर महिला है तो हाँ उसको जी। औरों के लिए नहीं, अपने लिए भी मैनेज इससे करें। रिलेटेड आपकी गृहिणियों पे ही आपने एक कविता लिखी है जो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही डीप है। आप, मैं चाहती हूँ जाते जाते दर्शकों को उस कविता के कुछ पंक्तियाँ अगर आप प्रस्तुत करना चाहें। गर्म पानी में डुबोकर, थपकी से कूट कूट कर, सूती कपड़े की तरह रगड़ रगड़ कर बड़े इत्मीनान से और फुर्सत से धोया रंगीन और चमकीले सपनों को तूने ओ जिंदगी। रंग फीके पड़ गए, हैरानी यह है कि इन्हें सहेज न सकने का इल्ज़ाम भी मेरे ही सिर आया। ये एक छोटी सी कविता वाह, है। बहुत खूबसूरत कविता जी आपने अभी ये प्रस्तुत करी, जिसमें वाकई गृहिणी का जो जीवन है और उसकी जो दिनचर्या होती है उससे जुड़ती हुई कविता। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, इतनी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों से साझा करी और अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारे महिला शक्ति कार्यक्रम की आज की खास मेहमान डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। दर्शकों, आपसे यही उम्मीद है, ख़ासतौर से महिलाओं को समर्पित ये हमारा कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि महिलाएं सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें। आपके हृदय में जो ममता, करुणा, दया और भाव और प्रेम प्रकृति ने दिया है, आप उसे संजो कर रखें, संभाल कर रखें, उसका सदुपयोग करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।